सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भारत में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। एटीएम को मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है और ये पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया हो। अभी तो वैसे इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया है, अगर ये सफल रहता है तो बाकी ट्रेनों में भी इस तरह का एटीएम लगाया जाएगा। बाकी पंचवटी एक्सप्रेस की बात करें, ये एक इंटरसिटी ट्रेन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को नासिक जिले के मनमाड़ से जोड़ती है। बाकी एटीएम से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो ये प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था। ग्रेट ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड बैरन ने। विश्व का पहला एटीएम कहां पे लगा था? लंदन में। 1967 में ब्रिटिश बैंक था बार्कलेज, उसने लगाया था। भारत का पहला एटीएम कहां पे स्थापित किया गया था? मुंबई में। 1987 की बात है, एचएसबीसी बैंक ने लगाया था। अच्छा, भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम ये स्थापित किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सन 2004 की ये बात है, केरल में लगा था, केरल के एर्नाकुलम में। अच्छा, अभी आपने पढ़ा होगा भारत का पहला यूपीआई सक्षम एटीएम ये स्थापित किया जापान की हिताची कंपनी ने। और इसी तरह से भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम भी लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने ही। भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित हुआ गुरुग्राम में। और किस बैंक ने अभी डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला था? एसबीआई ने। देश का पहला राइस एटीएम कहां पे लॉन्च हुआ था? भुवनेश्वर में। ठीक है, तो इस तरह से एटीएम से कुछ स्टैटिक प्रश्न, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए। इस प्रश्न में बात हुई थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना होती 1935 में, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन होती है एक परिवार एक बैंक और एमडी सीईओ है निधु सक्सेना। ठीक है, तो ये सब याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा दिनेश माहेश्वरी। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं दिनेश माहेश्वरी और इन्हीं को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो 2023 में रिटायर हुए थे। वे वैसे मेघालय और कर्नाटक के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और अभी उन्हीं को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। विधि आयोग ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है और ये कानूनी सुधारों पर शोध करता है और सरकार को कानूनी सुधारों पर सलाह देने का काम करता है। तो इस 23वें विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 2024 को और इसका कार्यकाल 3 साल का रहेगा, मतलब 3 अगस्त 2027 तक। ठीक है, तो ये इतनी काम की बातें ये ध्यान में रखना। अगर कुछ स्टैटिक देख ले कि भारत का जो पहला विधि आयोग है ये स्थापित हुआ था 1834 में। उस समय इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजों के समय। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग ये स्थापित हुआ था 1955 में। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। और आखिरी वाला जो 22वां विधि आयोग था उसमें अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। और अब हम पढ़ रहे हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिनेश माहेश्वरी बनाए गए हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद रखना। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है सारी। जैसे कि अगर पूछे अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन बनी थी? अंजू राठी राणा। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के सीईओ बने थे अजय बहादुर। भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह। टैफे की उपाध्यक्ष, टैफे मतलब एक कंपनी है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट, उसकी उपाध्यक्ष बनी थी डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा के नए अध्यक्ष, आत्मा जो हमारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका एसोसिएशन के, तो उसके अध्यक्ष बने थे अरुण मामेन। टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बने थे एन गणपति सुब्रमण्यम। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी थी, वो जिम्बाब्वे से हैं, याद रखना। इस पद पर आने वाली वो पहली अफ्रीकी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री चौथी महिला बनी थी, रेखा गुप्ता नाम है। और नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे अजय सेठ, उनका नाम है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवा के लिए अभी डिजिटल ई सेहत एप्लीकेशन को शुरू किया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। तो उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी ई सेहत नाम से एक एप्लीकेशन को शुरू किया है। तो ये ऐप जम्मू कश्मीर के लोगों और डॉक्टरों जैसे स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। तो ये आप याद रखना, सिंपल सा ई सेहत ऐप ये शुरू किया गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? अरुण पल्ली उनका नाम है, याद रखना। जम्मू कश्मीर की बात है तो ले चलता हूं मैं आपको जम्मू कश्मीर। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। इसकी कैपिटल श्रीनगर भी होती है, जम्मू भी होती है। समर कैपिटल श्रीनगर हो गई और विंटर कैपिटल जम्मू हो गई। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है और डेप्यूटी सीएम बने थे सुरेंद्र चौधरी। और अभी हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए अब अरुण पल्ली उनका नाम है। कुछ महोत्सव में पहले आपको यहाँ से रिवाइज कराऊं। हैरत महोत्सव, तवी महोत्सव, कंचोत महोत्सव, पंगस वैली महोत्सव, अहरबल महोत्सव, खीर भवानी मेला, चिनार बुक फेस्टिवल, इसका आयोजन अभी श्रीनगर में हुआ था। दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। भारत की पहली कैनेबिस मेडिसिन परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर बना था कश्मीर। और भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69th डिवीजन या मंडल ये जम्मू मंडल बना है, जम्मू डिवीजन बना है। और ये जो जम्मू डिवीजन है ये उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अंदर आएगा। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 5वां संस्करण था, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था जिसमें टॉप पे भारतीय सेना रही। और अभी जम्मू कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 8 प्रोडक्ट्स थे ये जिनको जीआई टैग मिला। नमदा हो गया, गब्बा हो गया, विलोवेट हो गया, ट्वीड हो गया, क्रुवेल हो गया, चैन स्टिच, शिकारा और वागू, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भारत का पहला अभी हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का भी उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से ये सारी बातें याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल ये ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये पहल केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने की है और इसका उद्देश्य है विशेष रूप से वंचित और दूरस्थ समुदायों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाना। इसका लक्ष्य है राज्य के हर कोने तक डिजिटल न्याय के लाभों का विस्तार करना। अच्छा, डिजिटल से याद आएगा, अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखेंगे आप केरल। और केरल के बारे में कल ही मैंने आपको डिटेल से रिवाइज कराया था, तो कुछ और प्रश्न मैं आज आपको रिवाइज करा रहा हूं और ये सारे प्रश्न अदालत से संबंधित हैं, कोर्ट से संबंधित हैं। देखना जरा, अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ? केरल में। ऑनलाइन वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया था? तो आंसर होगा ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। और अभी हमने पढ़ा भी था कि इसमें उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस ये होता है 10 मार्च को। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को यानी कि एडॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी थी? आर्टिकल 224A। पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला भी पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हंगरी बन गया है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल को। तो हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया ये एक अनुवांशिक बीमारी है
इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस बीमारी को शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ये बीमारी इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उनको हो गई थी, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। ब्लड क्लोट नहीं होता मतलब जैसे हमें चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के लिए खून बहता है, फिर खून बहना बंद हो जाता है, वहां पे गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है। आपने देखा होगा जहां पे भी चोट लगती है वो गाढ़ा गाढ़ा हो गया, मतलब वो क्लोट हो गया, थक्का जम गया। अब जो खून है अंदर वो बाहर नहीं आता है, इसे कहते हैं ब्लड का क्लोट होना, रक्त का थक्का जमना। लेकिन इस बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके केस में ऐसा नहीं होता, थक्का नहीं जमता, तो जो खून है वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, जिससे कई बार इंसान की मौत तक हो सकती है खून की कमी के कारण। अच्छा, थीम क्या है? थीम की बात करें, एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्त स्त्राव से ग्रसित होती हैं। अब डे वाला प्रश्न है, चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 21 जून को योगा दिवस, और थीम घोषित हो चुकी है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा अमरावती में। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने विदर्भ के अमरावती शहर में पायलट ट्रेनिंग स्कूल का भी उद्घाटन किया, और ये पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर हर साल लगभग 180 पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके लिए 34 ट्रेनिंग विमान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखना, सिंपल सा कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन हुआ अभी अमरावती में, जो है महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश वाला नहीं, महाराष्ट्र में। हमारे एविएशन मंत्री कौन है अगर मैं पूछूं? नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू है। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? अमरावती में। उसी तरह देखो, अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, ये चाइना बनाएगा तिब्बत में, किस नदी पर? यारलुंग जांगपो या तसांगपो नदी पे, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, ये भी चाइना ने बनाई है, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, और इसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग। दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन क्षमता का प्रोपेलेंट मिक्सर, ये लॉन्च किया किसने? इसरो ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहां पर किया? गुजरात के जामनगर में। भारत ये 2024 में किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है? तो आंसर होगा दुबई। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर खोजा गया? फ्रांस में। और गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर, जिसका नाम है अनंत, ये कहां पर खोला? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। ठीक है, तो सबसे बड़े से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स में इस तरह के प्रश्न थे, एक साथ में आप लोगों के लिए लेकर के आया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए अभी किसे जीआई टैग दिया है? तो आंसर होगा बनारस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे, और वहीं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अभी 21 उत्पादों को, 21 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया है। इसमें से कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमने जो पढ़ा, बनारस शहनाई वाद्य यंत्र होता है, बनारस तबला हो गया, बनारस भरवा मिर्च आप देख लो, जौनपुर इमरती हो गई, बरेली टेराकोटा हो गया। पूरी लिस्ट वैसे आपके सामने, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो पीडीएफ मिलेगी आपको, तो एक बार आप जरूर से रीड कर लीजिएगा इन सबको अभी जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई टैग बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं, अब बाढ़ आ चुकी है जीआई टैग की। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 का लागू हुआ था, 2003 में पहली बार दिया गया। 2004-5 में दार्जिलिंग टी को पश्चिम बंगाल की किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग देते हैं, कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? 10 सालों के लिए, उसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और कौन देता है? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री, चेन्नई तमिलनाडु इसको प्रदान करता है।
कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता दूं जिन्हें इस साल जीआई टैग मिला। जैसे हैंडीक्राफ्ट घरचोला को जीआई टैग मिला था, गुजरात का है। वर्जन नारियल तेल को जीआई टैग मिला, निकोबार का है। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। और अहमदाबाद की अभी सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु में तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर में ये मैंने आपको 8 प्रोडक्ट पढ़ाई दी है आज, इनको जीआई टैग मिला। मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला। सांबा वत्थल तमिलनाडु की मिर्च है, उसको जीआई टैग मिला। उसी तरह से तेलंगाना के चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। गुजरात के अमलसाद चीकू को, तमिलनाडु के पनरुत्ती काजू, इन सबको अभी जीआई टैग मिला है इसी साल, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो आंसर होगा 6 माह। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों के क्रय विक्रय के गंभीर मामलों में सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश अभी सभी हाईकोर्ट्स को दे दिए हैं और कहा कि भैया 6 माह के अंदर अंदर जो भी इससे संबंधित मुकदमे हैं उसमें फैसले दो। अच्छा, आपको याद दिलाता हूं, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था, ये स्टैटिक प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी पर रोक लगाता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 23 क्लॉज 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड कहां लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम टेक स्टार्टअप QNU लैब्स ने क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला एकीकृत प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है। तो क्यू शील्ड एक क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे भविष्य के क्वांटम खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यू शील्ड क्या है अगर आप पूछोगे एक लाइन में, तो ये एक उन्नत उपकरण है जो आपके डेटा को हैक होने से बचाते हैं। यहां तक कि भविष्य में सुपर शक्तिशाली जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे उनको भी सुरक्षित रखने के लिए है ये। तो ये विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला है क्योंकि अभी कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी सूट प्रदान नहीं कर रहा है। और अभी भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत इसको लॉन्च किया है किसने? एक क्वांटम टेक स्टार्टअप है QNU लैब्स, उसी ने। बाकी स्टार्टअप से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर पूछे कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए, अभी कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कौन सा फंड लॉन्च किया था? एग्रीश्योर। 750 करोड़ रुपए का ये फंड था जिसको मॉनिटर कर रहा है नाबार्ड। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के एलिवेट और कान योजना शुरू की थी कर्नाटक ने। नेशनल स्टार्टअप डे होता है 16 जनवरी को और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, जिसका उद्देश्य था नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और इसी कारण से 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? ये भी याद रखना, एग्जाम में आ गया प्रश्न है ये। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ये और देख लो, अभी ये लेटेस्ट हमने पढ़ा था इसी साल कि भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सी पहल शुरू की है? बायोसारथी उसका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को यानी कि लू, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं लू लग जाएगी, तो लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। उन्होंने लू को छिपा हुआ खतरा बताया है। तो अब अगर राज्य में लू से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को राहत प्रदान करने के लिए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो तेलंगाना ऐसा कर रहा है। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। इसकी कैपिटल क्या होती है? हैदराबाद। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। आपको बताइए आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सबसे नवीनतम राज्य बना था कब? 2 जून 2014 को। यहाँ के कुछ स्टैटिक देखें, जैसे कि राजकीय पक्षी हो गया भारतीय रोलर, पशु हो गया जिंका हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, उत्सव है सदर सम्मेलन। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहाँ से रिवाइज करवाएं तो गुसाड़ी लोक नर्तक थे कनक राजू, उनका निधन हो गया। वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया पल्ले गंगा रेड्डी को।
हेडक्वार्टर भी याद रखना इसका बनेगा कहाँ पे, तेलंगाना के निजामाबाद में। और यहीं पे रायतु भरोसा योजना शुरू हुई थी, जिसमें जो किसान हैं उनको प्रति एकड़ 12,000 रुपए मिलेंगे। इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू हुई थी, इंदिरम्मा इंदू योजना शुरू हुई थी। नागोबा जतारा त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। ये दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। तो सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार ये होता है मेदराम जथरा, जिसे समक्का सरलम्मा भी कहते हैं। राजीव युवा विकासम योजना शुरू हुई थी। अभी यूनेस्को ने, आपको याद होगा, अपनी अस्थायी टेंटेटिव लिस्ट में भारत से टोटल 6 स्थलों को शामिल किया था। उसमें एक तेलंगाना का भी है, कौन सा, मुदुमल मेगालिथिक मेनहर स्थल। और अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना था ये। सन्ना बियम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने शुरू किया था भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। तो इन सब कारण से तेलंगाना भी न्यूज में था, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। तो प्लीज अपने वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी इन सब की प्रैक्टिस के लिए आपकी डेली क्विज बनाई जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, अब वहां जाकर के आपको एमसीक्यू लगाने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप देखो कि प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो क्विज लगाओ, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करते रहो। बाकी और भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज वहां पे मिल जाएगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और ये जो पीडीएफ है, डिटेल्ड पीडीएफ, ये भी आपको वहां मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से होंगे, 52 नंबर के होंगे, नाम है BR गवई। फिर पूछा नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। फिर पूछा देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक अभ्यास का आयोजन हुआ, भारत और उज्बेकिस्तान। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बन गए डैनियल नोबोवा। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अभी अध्यक्ष बनाया गया मीराबाई चानू को। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता, पंजाब ने। और 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी ने यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया, ब्लू ओरिजिन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य टॉप पर है, कर्नाटक। और आखिरी प्रश्न था आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते, तो आंसर होगा 4 मेडल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए भी लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगा कौन, तो आंसर होगा नासा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।